नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सारी जिंदगी भागदौड़ करते हैं। अच्छी नौकरी, प्रमोशन, अच्छा मकान, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की फरमाइशें। हम अपने परिवार में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि परिवारजनों की खुशी से हमें सुख मिलता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे कितने परिवार हैं जहां सच में सुख का वास है? क्यों लाख कोशिशों के बाद भी आज वो परिवार दुखी हैं या उनके बीच में प्यार और सुख नहीं है? अरे रोको रोको रोको, जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी बस आगे नहीं जाएगी। अरे अंकल जाने दे, बस का टाइम हो गया है। अरे भाई रुको ना। अरे मेरी बात सुनो, गाड़ी जाने दो, इतने सारे लोग रुके हुए हैं। तो मुझे भी तो भोपाल जाना है, मेरी बेटी को। सब भाई रुकना, देखना भाई मेरी बेटी आ जाएगी। ऐसा आप रुक नहीं, वो हमको यहाँ साहब, ये पागल बेवजह हल्ला मचा रहा है। ये यहाँ पे नौटंकी कर रहा है साहब, पागल है साहब। एक मिनट, नहीं। आप एक सीनियर सिटीजन के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। आप शांति रखिए, मैं बात करता हूँ। अंकल जी, आपके पास टिकट तो होगी? तो मेरी बेटी लेके गई है, उसी के पास है टिकट। साहब ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ बस को लेट कर रहा है सर। अंकल जी, ऐसा भी तो हो सकता है आपकी बेटी बस नंबर भूल गई होगी, किसी और बस पकड़ के चली गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो हमको यही बोली कि यहाँ बस आएगी अभी भोपाल की, तो वो गई मेरे लिए दवाई लाने। आप कितने देर से वेट कर रहे हैं? मैं करीब 2-3 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी बेटी को ढूंढते हैं। एक बार मिल जाए तो दूसरी बस पकड़ के चले जाना। मेरे भी समाज में कुछ इज्जत है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे आप तो आपकी इज्जत चली जाएगी। आपकी जवान बेटी घर नहीं लौटी तो इज्जत नहीं जाएगी। चलिए अजय, सामान लेकर आओ। मेरा सामान ले लो, चलो लेकर आओ इन्हें। चलो। ये भी है। चलिए। मगर देखिए लोग क्या बोलेंगे। भाई मैं रुकना बस को है, मैं आ रहा हूँ अभी। मैं चलो भैया, बस में बैठो। चलो चलो भाई चलो। इससे पहले कि आप सवाल जवाब करें, मैं बता दूं कि मेरा नाम सुधीर शुक्ला है? शुक्लागंज से तो आप परिचित है ना? जी। यही है लक्ष्मी नारायण शुक्ला मार्ग के पास, और वहाँ जो शुक्ला निवास है वो मेरा है, और मेरे ही पूर्वजों के नाम पे उस जगह का नाम है शुक्लागंज। मैंने अभी तक आपसे कुछ पूछा ही नहीं, आप प्लीज बैठिए पहले। मैं जानता हूँ कि पुलिसिया कार्रवाई क्या होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं अपनी बेटी के साथ भोपाल जा रहा था, ऑटो रिक्शा में बस स्टैंड आ रहे थे, उसने मुझे बस अड्डे के पास उतारा, बोले मैं आगे से आपके लिए एक दवाई लेके आता हूँ। तब से मैं बस अड्डे पे उसका इंतजार कर रहा हूँ, बस छूटने वाली है, वो अभी तक आई नहीं। बस बात इतनी सी है, ये मुझे लाके यहाँ पे बंदी बना दिए। आपकी बेटी के पास मोबाइल है? हाँ मोबाइल, वो सर मैं इनसे नंबर लेकर ट्राई कर चुका हूँ, लग नहीं रहा है। उस मेडिकल शॉप में पता करो जहाँ वो दवाई लेने उतरी थी। सर मैंने इंक्वायरी करवाई, लेकिन उस दुकान के मालिक का कहना है कि उस उम्र की कोई लड़की वहाँ आई नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? आपके घर में कोई और भी है या सिर्फ बेटी? हमारी बहू है, बेटा है, लेकिन अभी वो लोग घूमने गए हुए हैं पंचमढ़ी। और ये जो आंचल है, ये भोपाल में नौकरी करती है। मेरे हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त में वो यहाँ आ गई थी। अब वो जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं मैं आपको लेकर जाऊंगी। देखिए सर, अगर उनको ढूंढना है तो उनकी फोटो तो लगेगी। फोटो घर पे तो होगी ये फोटो। ठीक है, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और फोटो भी लेते आओ। चल। क्या गजब कर रहे हैं जनाब, मैं आप लोगों के साथ कैसे जाऊंगा? मेरी एक अपनी इज्जत है, वहां मैं अड़ोस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं पुलिस के साथ में? किसी प्राइवेट गाड़ी में इनको भेजने का इंतजाम करो। सर आप आइए मेरे साथ, ये लीजिए। आइए आइए, आप बैठिए, हम खोज कर लाते हैं। जी। आप बैठिए। सामान रख दो। ओ एक मिनट, हटो जी, हटो 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 हटो। मैडम जी, क्यों गए मैडम जी? आप लोग शुक्ला जी को जानते हो? हाँ जी हाँ जी, हम तो बचपन से यही रहते हैं, उनके बड़े पुराने किराएदार हैं। अभी तो वो यहाँ है ही नहीं, भोपाल गए हुए हैं। अच्छा ये बताओ, उनकी दिमागी हालत तो सही है ना? की गल कर रहे हो मैडम जी? पपी देख। हाँ मैडम जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो बड़े चंगे इंसान हैं। ये लीजिए। ये तो बहुत पुरानी फोटो है, कोई नई फोटो नहीं है। अब मेरे पास तो यही है, आजकल तो सारे लोग मोबाइल में अपनी फोटो रखते हैं, और तो कोई है नहीं। तो आपकी बेटी अब भी ऐसी ही दिखती है? जी हाँ बिल्कुल, उम्र के साथ उसके नाक नक्शे में कोई भी तब्दीली नहीं हुई है, करीब करीब ऐसी ही दिखती है। अच्छा, आपकी बहू और बेटे का नंबर दीजिए। ये नंबर लीजिए। ठीक। की गल होगी अंकल जी, दसो तो सही। यार सनी, ये आंचल नहीं मिल रही।
सुबह मुझे उसने बस अड्डे पे छोड़ा कि आप यहाँ रुको, मैं दवा लेके आती, और अभी तक नहीं आई। पता है, इतने देर से मैं इंतजार करता रहा। अंकल जी आप पहले पानी पीजिए। अंकल जी तुसी घबराओ हुए, सब ठीक हो जाएगा। आंचल शुक्ला का मोबाइल नंबर भेज दिया है, ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट निकालिए जल्दी। सर, आंचल शुक्ला का मोबाइल भोपाल पर रजिस्टर्ड है। भोपाल पुलिस से बात हुई है मेरी, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। सर पूरा एरिया छान मारा, कुछ नहीं मिला। जिस जगह पर वो अंकल उतरे थे उसके आसपास कोई सीसीटीवी? यस सर, वहाँ पे एक ATM है जिसके पास CCTV लगी है, उसका फुटेज मिला है। गुड, फुटेज चेक करते हैं, शायद कुछ मिले। लगाओ। पॉज, जूम करो। ये रिक्शा वाला, इस रिक्शा के नंबर से इस रिक्शा वाले का पता करो। इसे जरूर कुछ मालूम हुआ। सर हाँ साहब, काका साहब को मैंने चौराहे पर छोड़ दिया था और उसके बाद उनके साथ जो लड़की थी उनको अस्पताल छोड़ा था। पक्का? हाँ साहब। ठीक से याद कर, उनके साथ कोई था या फिर कोई पीछा कर रहा था? अच्छे से याद है साहब, वही दोनों थे। और कोई पीछा कर रहा था उनका साहब, ये तो मैंने देखा नहीं साहब। ये फोटो देखो, यही लड़की थी? ये होंगे साहब, इतना ध्यान से तो देखा नहीं। तुम इसी बुजुर्ग की बात कर रहे हो? हाँ साहब, यही काका साहब थे। मेरा मतलब ऐसे ही थे। ठीक है, अभी से जाने मत दो, बेटा कर रहा हूँ। साहब मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे जाने दीजिए साहब। मेरा धंधा को खोटी मत करो साहब। तेरे क्या क्या धंधे हैं सब पता लगा लेंगे, अभी बाहर बैठ। चल, हॉस्पिटल के आसपास के जो भी CCTV फुटेज लेकर आओ। साहब इस वीडियो में तो इस लड़की की शक्ल साफ नहीं दिखाई दे रही। अंदर बाहर कोई और कैमरा? सर हॉस्पिटल में 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, एक इमरजेंसी वाला, दूसरा वो जहाँ से हॉस्पिटल के कर्मचारी आते जाते हैं, वो गेट बहुत छोटा है, और तीसरा हॉस्पिटल का मेन गेट जहाँ पे ये कैमरा लगा है, जिससे हमें ये फुटेज भी मिला है। बाकी कैमरा सारे कॉरिडोर्स में लगे हैं। क्या लगता है सर आपको, क्या हो सकता है? इस लड़की की एंट्री तो मेन गेट से हुई है, लेकिन इसकी एग्जिट कहाँ से हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह अचानक गायब हो जाना, कोई तो पेंच है। पक्का उस लड़की को अंदर किसी ने नहीं देखा? सर जितने लोगों से पूछताछ की है सबने यही कहा है कि इसे नहीं देखा है। ठीक है, फिर उस रिक्शे वाले को छोड़ दो। सर यहाँ पर एक राउंड सोफा होगा और बीच में एक शानदार सा फ्लावर। क्या सुबह सुबह समझा रहे हैं? कौन है आप? नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। मैं विक्रम। ठीक है, तो ये यहाँ क्या बता रहे हैं? घर दिखा रहा हूँ, हमने घर खरीदा है, वहीं पर आए हैं, और क्या? आप सुधीर शुक्ला है ना? हाँ बिल्कुल। आपके बेटे महेंद्र शुक्ला से खरीदा है हमने। अरे मेरे बेटे महेंद्र से आप कैसे खरीद सकते हैं? ये घर मेरा है। पैसे देकर खरीदा है अंकल जी, ऐसे नहीं खरीदा है। आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उनको, शायद आपको याद नहीं होगा। जब आप हॉस्पिटल गए थे तब उन्होंने मुझे ये घर बेचा है। 5 लाख रुपए दिए थे मैंने टोकन के, और 25 लाख रुपए मैंने तब दिए थे जब आपके हॉस्पिटल का बिल ज्यादा आ गया था। आप बकवास मत कीजिए, लगता है कि सुबह सुबह आप पी कर आए हैं। ए खन्ना साहब, ए शर्मा जी, इधर आइए, इधर आइए। फ्रॉड ही नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा जी। अरे कैसे है? ये घर हमारा है, किसका घर है बताइए? कागज है हमारे पास। क्यों? अरे ये घुस आया, कहता है कि ये घर इसका है। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। किसी के घर में घुस के ना अपना घर नहीं बोलते, शर्म आनी चाहिए आपको। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये देखिए सर, MOU और पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी। चीटिंग किया इन लोगों ने मेरे साथ, फ्रॉड है ये। ये सब कब और कैसे हुआ? मैं अपने लिए घर खरीदने के लिए देख रहा था। मैं काफ़ी ब्रोकर से भी जाकर मिला, और इंटरनेट के अलग अलग साइट्स पर जाकर मैंने कई सारे ऐड देखे, जहाँ पर इनके घर का भी, यानी शुक्ला निवास का भी ऐड दिया हुआ था, जो कि 60 लाख रुपए में बिक रहा था, जहाँ पर इनके घर के कुछ एक फोटोग्राफ, कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस दिया हुआ था। फिर मैंने छानबीन शुरू की तो मुझे पता चला ऐसे घर की कीमत उस एरिया में 1 से लेकर 1.25 करोड़ के बीच में है, और ये घर चूँकि मुझे कम कीमत में मिल रहा था, फिर मैंने उस ऐड में दिए गए नंबर पर कॉल किया तो मुझे पता चला कि वो नंबर सुधीर शुक्ला के बेटे महेंद्र शुक्ला का है। फिर मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो सस्ते में घर बेच रहा है। इसलिए मैंने उसी समय उसको 5 लाख रुपए दिए एज ए टोकन मनी और घर को रोक लिया।
फिर मैं इनके घर पर भी गया था। इनका घर मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन सच कहता हूँ सर, इनके घर पर इनके बेटे के अलावा उसमें कोई नहीं था। बाकी सारे लोग हॉस्पिटल गए हुए थे। कब हुआ था ये सब? तारीख याद है आपको? 12 नवंबर सैटरडे था उस दिन आप सब लोग कहाँ थे? मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों घूमने गए हुए थे। मेरी बेटी आंचल आई हुई थी और मैं और वो दोनों अस्पताल गए हुए थे अपने ऑपरेशन के बाद में चेकअप कराने के लिए। वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। ये झूठ बोलता है। आपके बेटे और बहू दोनों का फोन लगातार बंद आ रहा है। ठीक है, आप धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दीजिए। रिपोर्ट लिखो इनकी। सर जी चलिए। चलो और अगर बेटे की कोई खबर मिले तो बताइएगा जरूर। जी मैंने कहा था कुछ तो गड़बड़ है। जो दिख रहा है वैसा है नहीं। विक्रम की बातों से लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। मतलब बाकी सारी सच्चाई ये महेंद्र बताएगा। ढूंढो इसे, इसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। ये लोग हिली एरिया में है। अगर पचमढ़ी में है तो हो सकता है डिफिकल्टी हो, लेकिन जहाँ भी ठहरे होंगे वहाँ कोई ना कोई आईडी प्रूफ दिया होगा या फिर एटीएम से पैसे निकाले होंगे। बैंक डिटेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो भी मिलता है सारी डिटेल्स निकालो। आंचल की मोबाइल रिपोर्ट। सर एक्सपेक्टेड एनी टाइम, फॉलो अप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कीप मी अपडेटेड। सर भाई कितने पैसे हुए? अंकल जी तो फिर रहने दीजिए, मैं पैसे दे देती हूँ। आप अपना ध्यान रखो अंकल, कोई बात नहीं। अरे आंचल, आंचल आ गई। आंचल, बहू तू? महेंद्र कहाँ? वो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। पचमढ़ी घूमने का बोल के इंदौर के होटल में छुपा बैठा था। वाह, वो तो अच्छा हुआ कि तेरे मोबाइल फोन लोकेशन ट्रैक हो गई, वरना सबको यही लगता कि तू पचमढ़ी में ही है। वैसे इतना बड़ा प्लान बनाने की जरूरत क्या थी? सर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था सर। अच्छा, अपने खुद के पिता का घर बिकवा देना बहुत अच्छा इंटेंशन था। ये आप क्या कह रहे हैं? नाटक बंद कर और सब कुछ सच सच बता। अपने बाप के साथ धोखाधड़ी की ना तूने? विक्रम को भी तूने चुना लगाया, और तेरी बहन आंचल कहाँ है वो? इस सब के साथ उसका क्या लेना देना है? सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर अब आपसे क्या छुपाए सर? एक्चुअली हमारे मतलब मेरे और मेरी वाइफ के रिलेशन बहुत ख़राब चल रहे थे सर। एक तरफ बाबूजी की बीमारी और दूसरी तरफ नौकरी में इतनी टेंशन थी कि सर हम बहुत परेशान थे सर। तो बाबूजी ने ही बोला कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाएं। इसलिए पचमढ़ी का बोल के इंदौर के होटल में छुपा हुआ था। किसको बना रहा है? नहीं सर बना नहीं रहे, पैसों की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए सोचा कि कहीं दूर जाने से अच्छा है इंदौर में रुकते हैं। इसलिए शहर के बाहर ही एक सस्ते से रिजॉर्ट में एक रूम ले लिया सर और रुक गए। लेकिन सर मेरे पीठ पीछे ये सब कब और कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। पहले बेटी आंचल का रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाना और फिर बेटे महेंद्र का इतना बड़ा झूठ पकड़े जाना। झूठ झूठ होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता है, क्योंकि जब झूठ से पर्दा उठता है तो वो अपनों को दुख ही देता है, सुख नहीं। एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे कि क्या सुधीर शुक्ला के बेटे ने सिर्फ झूठ बोलने का ही गुनाह किया था? क्या उसका बोला झूठ सिर्फ यहीं तक सीमित था या फिर उसके झूठ का पुलिंदा खुलना अभी बाकी था? विक्रम को लेकर आता। सर यही वो आदमी जिसने तुम्हें धोखा दिया था? नहीं सर, ये कौन है? इसे तो मैं जानता भी नहीं सर। मुझे तो सुधीर शुक्ला के बेटे ने धोखा दिया था। ये वो नहीं है? नहीं। पक्का? पक्का सर। तो कोई गेम तो नहीं खेल रहा है ना? वरना पुलिस को धोखा देने की कोशिश में तू भी अंदर जाएगा। अरे नहीं सर, ये तो वो कोई और ही आदमी है। वो तो कोई और था, वो तो दाढ़ी वाला था, दुबला पतला सा। ठीक है, बाहर वेट करो। जी। आंचल की कोई फोटो है तेरे पास हाल फिलहाल में ली हुई? और जहां वो काम करती थी उस जगह का नंबर दोनों ट्रांसफर कर। तो मत सर, आंचल की ये वाली फोटो सारे पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स में भिजवा दो और अपने खबरियों को भी दिखाओ। यस। विक्रम, जिस ऐड को देखकर तुमने सुधीर शुक्ला का मकान खरीदने के लिए महेंद्र को पैसे दिए थे, उसकी सारी डिटेल्स इन्हें दे देना। और वो आदमी महेंद्र बंद का तुमसे मिला था और जिसने डीलिंग की थी, उसकी शक्ल याद है? जी सर। सर आइए मेरे साथ। जी।
लड़का यही था? यही सर। पहचानते हो उसे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसे कभी नहीं देखा। कौन है ये? मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं नहीं जानता उनको। ये वही आदमी है जिसने आपके बेटा होने का नाटक किया, विक्रम को उल्लू बनाया और मकान बेचने की कोशिश की। हे भगवान। एक बात तो तय है शुक्ला जी, कि जो कोई भी है आपके घर के किसी सदस्य या फिर किसी करीबी के बहुत करीबी, वरना इसे ये कैसे पता होता कि आप कब घर में हैं कब नहीं? कहीं वो आपकी बेटी आंचल तो नहीं है? ना 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 ना, मेरी बेटी तो लाखों में एक है, वो इस तरह का काम नहीं कर सकती। आंचल की मोबाइल ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, उसके अनुसार आंचल ने अपने पिताजी को रिक्शा से बस अड्डे पे छोड़ने के बाद हॉस्पिटल गई। उसके बाद वो यहाँ वहाँ घूमती रही। रिपोर्ट से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके मन में कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन था। फिर कुछ देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद उसने अपना सेलफोन स्विच ऑफ कर लिया। इस आंचल के मूवमेंट्स काफ़ी मिस्टीरियस है। पहले हॉस्पिटल में एंट्री लेना, उसके बाद मोबाइल फ़ोन का बंद हो जाना, और उसके बाद अचानक मोबाइल का ऑन होना और पूरे शहर में भटकना। सर, एक और इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। उस दिन सुबह करीब 4 साढ़े 4 के आसपास आंचल के मोबाइल की लोकेशन एयरपोर्ट और बिजासन टेकरी के पास पाई गई, और उसके बाद फिर उसके घर के पास वाले टावर में। जितना इस लड़की के बारे में पता लग रहा है उतना ही केस उलझता जा रहा है। बिजासन टेकरी और एयरपोर्ट के आसपास अच्छी तरह पूछताछ करो। एयरलाइंस और रेलवे में पता करो कि उस दिन आंचल शुक्ला के नाम से कोई टिकट बुक हुआ था क्या। आंचल के साथ काम करने वाले उसके दोस्तों, उसके कलीग से पूछताछ करो। पता करो कि कोई अफेयर था, कोई हिस्ट्री थी उसकी किसी लड़के के साथ, या फिर कोई लड़का जो पीछा कर रहा था, या फिर किसी से दुश्मनी। हर छोटी से छोटी डिटेल पता करो। सर, क्या आंचल शुक्ला आपकी दोस्त थी? जी सर। क्या आपको पता है कि वो गायब हो गई? गायब हो गई? आप में से किसी को उसने कुछ बताया कि उसकी जान को खतरा था या कुछ ऐसा? नहीं सर। हाँ सर, मुझे एक बात पता है। उसने भोपाल में एक फ्लैट लिया है। उसकी EMI जाती थी 30,000। उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मैंने उससे एक दिन फ़ोन में बैंक वालों से बात करते हुए सुना। तो वो सुनने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है। फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी? वो इतना तो समझती होगी कि अगर उसने ऐसी धोखाधड़ी की तो जब भी ये मामला उछलेगा वो फ़ौरन पकड़ी जाएगी। हो सकता है कि आंचल का गायब होना और उसके पिता के मकान का धोखे से सौदा होना दो अलग अलग केसेस, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों हादसे एक ही केस का हिस्सा हो। शायद आंचल की जिंदगी में कोई ऐसी कड़ी है जो अब तक सबसे छुपी हुई है। पता करो कोई और एंगल तो नहीं है इसमें, उसकी निजी जिंदगी में ऐसा कुछ जो उसने सबसे छुपा कर रखा। आंचल का एक लड़के के साथ अफेयर था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कौन है वो लड़का और कहाँ रहता है? वो अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुआ है। पता करो कि बॉयफ्रेंड कौन है और मुंबई में कहाँ रहता है, और उसके नाम से कोई केस या पुलिस रिकॉर्ड है क्या। ठीक है, तो मत सर। सुधीर शुक्ला की पावर ऑफ अटॉर्नी और महेंद्र शुक्ला और विक्रम के MOU का वेरिफिकेशन हुआ? सर MOU तो सही है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी गलत है। किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में वो रजिस्टर्ड है ही नहीं। रजिस्ट्रार का नाम वगैरह सब गलत है। सर, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। जिस दिन आंचल गायब हुई उसी दिन उसने मुंबई जाने के लिए फ्लाइट की टिकट्स खरीदी, लेकिन वो उस फ्लाइट से मुंबई गई ही नहीं। सर, भोपाल पुलिस की रिपोर्ट पढ़ के क्या लगता है आपको? आंचल का किसी के साथ रिश्ता था, लेकिन उन दोनों ने ये बात सबसे छुपाई। पहले बॉयफ्रेंड का मुंबई शिफ्ट कर जाना, फिर आंचल का प्लेन का टिकट खरीदना मुंबई जाने के लिए, फिर उसके पिता के घर का धोखे से सौदा होना, और उसके बाद आंचल का गायब हो जाना। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंचल अपनी बाप की बीमारी का फायदा उठा रही हो और उसने नकली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और फिर सुधीर के बेटे की जगह पे किसी को खड़ा करके सुधीर का घर बेचा? हाँ सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड ही सुधीर का बेटा बनके खड़ा हो गया हो और घर बेचने का नाटक करके पैसे लेके रफू चक्कर हो गया हो, क्योंकि उसको पता था कि आंचल अपने बाबूजी के साथ चेकअप के लिए कब जाएगी। तुम्हारे इस केस में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो आंचल भी उसके साथ भाग गई, या फिर उसने आंचल के साथ भी कुछ भला बुरा किया और खुद पैसों के साथ भाग गया। अंकल जी देखो, राब्ते पर भरोसा रखो, आंचल को कुछ नहीं होगा। वो जहाँ भी होगी ना ठीक होगी, आ जाएगी वो। हेलो, हमने तेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। जल्दी से 5 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, नहीं तो उसे मार डालेंगे, समझा ना? अंकल जी, अंकल जी क्यों है? क्यों है अंकल जी? एक मिनट, बैठो बैठो बैठो, आप बैठो बैठो। अंकल जी घबराओ ना, बताओ अंकल क्या हो गया? क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हो, बताओ। हमारे आंचल को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैप? महेंद्र वीरे, पापी जी जल्दी आओ, देखो अंकल जी क्या कह रहे हैं। अंकल आप घबराओ मत। क्या हुआ जी, क्या हुआ?
तेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया। कहते हैं कि 5 लाख रुपया फिरौती के दूरी तो उसकी जान मार देंगे। 5 लाख? 5 लाख। अंकल घबराओ नहीं तुझे अंकल, हम लोग हैं ना, छुड़ाएंगे उसको, हम मिलकर छुड़ाएंगे। बाबूजी हेलो सर जी, मैं सनी बोल रहा हूँ, सुधीर शुक्ला जी का किराएदार। बोलिए। सर जी, आंचल का किडनैप हो गया। क्या? हाँ जी। आपको कैसे मालूम? सर, जब किडनैपर्स का फोन आया तो मैं सुधीर अंकल जी के पास में ही था। किडनैपर्स ने 5 लाख रुपए मांगे और सुधीर अंकल जी को कहा कि 6 बजे पैसे लेके नेहरू गार्डन पहुंच जाना। ठीक है। क्या हुआ सर? आंचल शुक्ला का अपहरण हुआ है और फिरौती की मांग की गई। तुम एक टीम लेकर फौरन सब्जी मंडी के पास वाले नेहरू गार्डन पहुंचो। किडनैपर्स ने सुधीर शुक्ला को वहीं बुलाया। टाइम ज़्यादा नहीं है, क्विक। सर आगे देखो। क्या जरूरत है तुम्हें बोली? अंकल जी क्या बात है? क्या बात है? देखिए शुक्ला जी, इन दोनों ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। पुलिस को सही जानकारी देना एक जिम्मेदार नागरिक और अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य है और उसमें आपका ही भला है। लेकिन आप हमसे बातें छुपाकर गलत कर रहे हैं। आप जानते हैं वो लोग कौन है? और आप जानते हैं कि 2 दिन से जो लड़की गायब है वो कौन है? वो मेरी एक जवान बेटी है। वो सुधीर शुक्ला की बेटी है। हमारे खानदान की इज्जत, मान, मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। हम समाज वाले को क्या मुंह दिखाएंगे बताइए? आप हमारी बेटी पे इल्जाम लगा रहे थे। मेरी बात सुनिए। अच्छा माफी दे दीजिए। आप उसको इल्जाम लगा रहे थे। देखो आंचल मिल जाएगी, प्लीज सब ठीक हो जाएगा। काफी चिंता है आपको शुक्ला जी और आंचल की। क्यों नहीं होगी सर जी, मेरे डैडी के बहुत पुराने दोस्त हैं अंकल जी, और इनके तो इतने एहसान है हमारे परिवार पर। अंकल जी के लिए ना जान भी हाजिर है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे सर? नहीं, ऐसे ही ध्यान रखिएगा उनका। हाँ जी सर जी, हम तो हैं ही। मुझे इन दोनों पति पत्नी की पूरी रिपोर्ट चाहिए। सर सर हाँ तो अगर मैं थोड़ी देर पहले पहुंचा होता तो किडनैपर को रंगे हाथों पकड़ लेता। हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेट मिली थी। या तो लेट मिली थी या फिर शायद लेट दी गई थी। अब समझ में आया मैं सनी और पम्मी की रिपोर्ट क्यों मांग रहा था। सर आपको सनी और पम्मी पे शक है? तुमर, शक करना हमारे प्रोफेशन की पहली रिक्वायरमेंट है। जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता हम सब पे शक करते हैं। हमारी शक की लिस्ट में कौन कौन था? सर सबसे पहले सुधीर शुक्ला का बेटा महेंद्र शुक्ला, फिर उसकी बहन आंचल, उसके बाद फिर आंचल का मुंबई में शिफ्ट हुआ बॉयफ्रेंड जो हमारे लिए अनजान है, और फिर जैसे कि आपने बताया सनी और पम्मी। अपनी लाडली बेटी को बचाने के लिए एक पिता किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी जीवन भर की कमाई, अपने घर, किसी भी चीज को दांव पर लगा सकता है। संतान का प्रेम होता ही ऐसा है। सुधीर ने भी यही किया। लेकिन क्या इसका परिणाम वही होने वाला था जो सुधीर शुक्ला ने सोचा था, या फिर इस कहानी में अभी कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से ही इंसान सिहर उठे और रिश्ते नातों पर से विश्वास ही उठ जाए? क्या आंचल जिंदा थी? क्या महेंद्र वो मास्टरमाइंड था जिसने ये सारा जाल बुना था? और पम्मी और सनी का इस पूरे केस में क्या इन्वॉल्वमेंट था? या फिर कोई और था जो दूर रहकर ये पूरा खेल खेल रहा था और ये सभी पात्र उसके हाथों की कठपुतली थे? इंदौर पुलिस ने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग संभावनाओं को टटोलना शुरू किया। और अब धोखाधड़ी से मकान बेचने के इस केस में नया एंगल आया, किडनैपिंग का। आंचल का किडनैप हुआ और फिरौती मांगी गई और सुधीर शुक्ला ने पुलिस को बगैर बताए फिरौती दे भी दी। सबूत सामने है। जिस किसी ने भी मकान बेचने की साजिश की है वो जरूर कोई अंदर का आदमी है। लेकिन ये किडनैपिंग का मामला कोई भी हो सकता है। सर क्या दोनों क्राइम्स एक ही आदमी नहीं कर सकता? कर भी सकता है और नहीं भी। हो सकता है कि ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हों या फिर शायद इनका आपस में कोई लेना देना ही ना हो। सर अगर ये दोनों क्राइम्स एक ही आदमी ने किया है तो कौन हो सकता है?
कौन? सर सुधीर शुक्ला का बेटा महेंद्र शुक्ला, क्योंकि बड़ी कन्वीनियंटली अपनी पत्नी को लेकर पंचमढ़ी जाने के नाम पे बगल वाले रिसोर्ट में चला गया था, जबकि उसको पता था कि बाबूजी की तबीयत खराब थी। और वो क्राइम इसीलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास घर की चाबी भी थी। उसको ये भी पता था कि बाबूजी चेकअप के लिए कब जाते हैं कब आते हैं, या फिर किसी आदमी को महेंद्र बना के वो घर पे भेजा होगा, या फिर पम्मी और सनी, क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन भी हमें लेट दी थी। लेट्स स्टार्ट। तुम महेंद्र के ऑफिस, उसके कलीग्स, उसके दोस्तों से पूछताछ करो। और नीपा, पम्मी और सनी, इनकी सारी रिपोर्ट्स निकालो। सर। और आंचल, उस पर भी तो शक है। बिल्कुल, हो सकता है कि ये एक पूरा नाटक हो, एक बहुत अच्छी तरह सोची समझी गई साजिश। पर सर, अगर आंचल का सच में किडनैप हुआ हो तो हमें आंचल को छुड़ाना होगा, उसकी जान को नुकसान पहुंचे उससे पहले। बट आई एम श्योर कि किडनैपर कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ेगा। तो इंटरनेट पर जो सुधीर शुक्ला के घर बेचने का ऐड आया था, वो किसने कहां से अपलोड किया था? साइबर सेल की रिपोर्ट आई? सर अब तक रिपोर्ट आ गई होगी, मैं मेल चेक करके बताता हूँ। चेक करो। इंटरेस्टिंग सर, घर बेचने का ऐड जिस आईपी एड्रेस से अपलोड किया गया था वो सुधीर शुक्ला के आईपी एड्रेस है। उनके घर में वाईफाई है? यस सर। पता करो कि वाईफाई का पासवर्ड किस किस के पास है। सर साढ़े का आधा वाईफाई खराब हो गया सी, तो फिर हमने सुधीर अंकल के वाईफाई का पासवर्ड ले लिया। जी मैं तो इंटरनेट वगैरह ज़्यादा जानता नहीं हूँ। हमारे घर के वाईफाई का पासवर्ड मेरे अलावा महेंद्र और आंचल को पता है। सनी सिंह और पम्मी, इन दोनों पति पत्नी का बैकग्राउंड चेक किया? जी सर, बहुत ही भले लोग हैं, हमने पता किया है। ये सनी और पम्मी कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं मैडम जी। सनी पाजी और पम्मी भाभी की कभी तो कोई ऐसी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई। सर उनका कोई बच्चा नहीं है, दोनों मिलकर एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, वो भी शुक्ला जी की मेहरबानी से। सर जी, साढ़े को लेने पैसे कितने से कि हम दुकान खोल पाते? वो तो अंकल जी ने मदद की तो हम इतना कर पाए। अगर उन्होंने धोखाधड़ी से आंचल को किडनैप करवाया होता, घर बेचा होता, तो किडनैपिंग की जानकारी हमें क्यों देते? पैसे इधर से उधर हो जाते, बात खत्म हो जाती। ये भी हो सकता है कि दोनों ने भलाई का नाटक भी कर लिया और माल भी अंदर कर लिया, क्योंकि सुधीर और उसके घर के सबसे ज्यादा नजदीक ये सनी और पम्मी है। इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सब बाबूजी, बैंक मैनेजर ने बताया कि अपने सारे गहने। हाँ बेटे, मैंने सारा का सारा गहना बैंक से निकाल लिया। बहू, उसमें कुछ गहने थे जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे लिए इस घर में छोड़ा था, और कुछ गहने थे जो तुम अपने परिवार से लेकर आई थी। मुझे माफ़ कर दो इसके लिए, मुझे माफ़ कर दो। भाऊजी, आप मेरी और गहनों की चिंता मत कीजिए, पर आपने सब कुछ किडनैपर को दे दिया तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ बेटी, अब मेरे पास फूटी कौड़ी ही नहीं बची, लेकिन कोई बात नहीं, आंचल घर वापस आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती। ये तो शुक्ला खानदान की इज्जत का सवाल है, और मैं जानता हूँ कि इस मामले में तुम हमारी पूरी तरह मदद करोगी। जी भाऊजी, मैं आपके साथ हूँ। आप और महेंद्र एक ही जगह काम करते हैं? जी सर। कैसा आदमी है वो? मेहनत तो सर वो बहुत करता है, पर कामयाबी उसके नसीब में नहीं है, और सेल भी उसका इतना अच्छा नहीं था। एक बात और सर, पैसों को लेकर वो बहुत परेशान है। बस सूखे तनख्वाह पर उसका काम चल रहा है, ना कोई इंसेंटिव ना कोई बोनस। पैसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसने कोई गलत रास्ता तो नहीं अपनाया था? मैं महेंद्र सट्टा खेलने लगा था। अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान मैच में उसने काफ़ी पैसे लगाए थे, पर वो सारे हार गया। सट्टे में पैसे लगाए थे ना तूने? हाँ सर, लेकिन सर बस एक दो बार, वो भी हार गया। कौन से नंबर पर लगाए थे? नहीं सर, नंबर तो आउट ऑफ ऑर्डर है। इस नंबर की डिटेल्स निकालो। सर ओए कौन है तू? तू घुसा कैसे? तू सुधीर अंकल के घर में कैसे है? बता। सनी जी,
शोभा भाभी को देखिए ना। शोभा भाभी को- चलिए। शोभा 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 इस घर में किसकी नजर लग गई है? हे भगवान, हे भगवान। लाश का पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आपने किसी को देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा। पहले किसी को नहीं सर जी, मैंने देखा उसे। आप लोगों ने जिस बंदे का स्केच दिखाया था ये वही था। देखा क्या, मैंने तो उसे पकड़ लिया था लेकिन वो छुड़ा के भाग गया। ये देखिए ना, उसकी पठानी का कॉलर मेरे हाथ में रह गया। सुनिए ज़रा। हाँ कहिए। ये देखिए, आप ही की दुकान का है क्या? जी हाँ। ज़रा रिकॉर्ड बुक देख के बता पाएंगे ये किसका है? हाँ अभी देखता हूँ, बताता हूँ। अरे जमाल का है। ये जमाल कौन है? अरे चर्सी है, नया नया काम पे लगा है, बड़ौली गांव में रहता है। अगर आप वहाँ जाके पूछेंगे तो कोई भी बता देगा आपको। सर मुझे टेलर की दुकान से जमाल का एड्रेस मिल गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकर आओ जमाल को। सर सर, जमाल का तो खून हो गया, डेड बॉडी घर में ही मिली, दरवाजा भी टूटा हुआ है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फ़ोन करो, लाश का पंचनामा करो और आस पड़ोस में पूछताछ करो कि किसी को आते जाते देखा है क्या, और ये भी कि जमाल कहाँ काम करता था। हाँ साहब, मैं जमाल को जानता हूँ। अगर तू जमाल को जानता है तो ये भी जानता होगा वो किसके लिए काम करता है। हाँ साहब, मैं जानता हूँ किसके लिए काम करता है। किसके लिए? सर, महेंद्र ने जिस नंबर पर सट्टा खेला था वो नंबर सट्टा किंग मेहता के नेटवर्क का हिस्सा है। और सर आखिर में जमाल मेहता के लिए काम कर रहा था। चल, जो आदमी तुम्हारे पिता से फिरौती की पहली किश्त लेने आया था और जिसने धोखाधड़ी से विक्रम को मकान बेचने की कोशिश की थी, उसी ने तुम्हारी पत्नी को भी मारा है। कौन सर, आप किसकी बात कर रहे हो? जमाल, भोला मत बन। और ये बता, तेरा रिश्ता क्या है उसके साथ? सर मैं नहीं जानता इसको, मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है सर। जमाल अपने आखिरी दिनों में सट्टा किंग मयंक मेहता के लिए काम कर रहा था। हाँ साहब, मैं जानता हूँ किसके लिए काम करता है। वो मयंक मेहता के लिए काम करता है। और तूने जिस नंबर पे सट्टा लगाया था वो भी मयंक मेहता के नेटवर्क का हिस्सा था, और जमाल भी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता सर। मैं ना जमाल से कभी मिला हूँ ना उसका नाम सुना। अभी यहीं पड़ा रहने दो इसे। अगर फिर भी सच नहीं उगला तो सेकंड राउंड खेलेंगे इसके साथ। पुलिस की सारी थ्योरीज और कड़ी जांच बार बार आकर किसी अनजान दीवार से टकरा रही थी। पुलिस के शक के घेरे में सुधीर का सट्टेबाज बेटा महेंद्र और रहस्यमय तरीके से गायब हुई बेटी आंचल के अलावा उनके किराएदार सनी और पम्मी भी थे। लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई भी सूत्र या पुख्ता सुराग नहीं था जिसकी बिना पर वो अपराधी के गिरेबान तक पहुंच सके। और ऐसे में इंदौर पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने इस तहकीकात का रुख ही बदल दिया। सर, हाँ तो अभी खबर आई है कि आंचल का नंबर विजयनगर के पास स्विच ऑन हुआ है। हमने उस नंबर को ट्रैक किया है। अभी वो नंबर विजयनगर के किसी आदमी के पास है। लेकर आओ उसे। सर, ये मोबाइल साहब मुझे आज सुबह चंदर ने बेचा। ये चंदर कौन है? मेरे पड़ोस में रहता है, ऑटो ड्राइवर है। हाँ साहब, काका साहब को मैंने चौराहे पर छोड़ दिया था और उसके बाद पर साहब वो मोबाइल तो मेरे रिक्शे के सीट के पीछे मिली थी साहब। मुझे लगा कोई भूल गया है। साहब गरीब आदमी हो, पैसे की ज़रूरत रहती है हमेशा, इसलिए मैंने वो मोबाइल बेच दिया था साहब। तूने इस लड़की को सिटी हॉस्पिटल के पास छोड़ा था ना? जी। तो तेरे दिमाग में इतना नहीं आया कि वो मोबाइल हमको लाके दे दे क्योंकि हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं? बड़ी डेयरिंग है तेरे में। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये फोटो देख जरा, ये वही लड़की है ना जो अपने पापा के साथ तेरे ऑटो में आके बैठी थी? नहीं साहब। ठीक है, बाहर जाकर बैठ थोड़ी देर। अगर ये वो लड़की नहीं है तो फिर वो लड़की कौन थी? और सुधीर को दूसरी लड़की लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो सुबह सुबह बिजासन गई थी ना? यस सर। सुधीर के घर के आसपास जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पे पूछताछ करो। इतनी सुबह वही ऑटो वाले ऑटो लगाते हैं जो वहाँ के रेगुलर। यस सर। इस लड़की को देखा है? नहीं मैडम। ठीक से देखो, तुम्हारे रिक्शा में बैठी थी कभी? नहीं नहीं। हाँ सर,
मैंने इस लड़की को और उसके बाबूजी को वहाँ बीजा सेन टेकरी पे छोड़ा था। अच्छा। और हाँ सर, वो कुछ वहाँ पे मंदिर जाने की बात बोल रहे थे। ठीक है, जा सकते हो। जी सर। तोमर, सुधीर और आंचल की फोटो बिजासन पर दिखाकर पूछताछ करो। साहब, इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, उसको बिजासन टेकरी से मैंने शुक्लागंज छोड़ा था अकेले। अकेले? हाँ साहब। साथ में कोई नहीं था? नहीं साहब। ये फोटो देखो, ये नहीं थी साथ में? नहीं साहब, वो अकेले ही थे। लगता है जिस कड़ी को हम ढूंढ रहे थे वो मिल गई। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। एक काम करो, मम्मी और सनी को बुलाओ। ओके सर। सर मैं भी रोज बालकनी में योगा करती हूँ। सुबह कौन आता है कौन जाता है सब पर नजर होती है मेरी। सर मैं भी मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी सुधीर अंकल आए और उन्होंने बोला कि वो आंचल के साथ भोपाल जा रहे हैं। तब तो बोर भी नहीं हुआ था, पूरी धुंध छाई हुई थी, और उन्होंने कहा कि आंचल ऑटो में बैठी है, तो हमने उन्हें बाय बोल दिया। तोमर सर, बिजासन टेकरी का चप्पा छान मारो, जंगल वाला रास्ता है, वहाँ भी अच्छे से छानबीन करो, शायद कुछ मिले। ओके सर। सर यहाँ आइए। सर ये देखिए। हाँ तोमर, सुधीर को लेकर आओ तुरंत। मुबारक हो शुक्ला जी। मैंने कहा शुक्ला जी मुबारक हो, आपकी बेटी मिल गई। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, इतना सदमे में क्यों लग रहे हैं? नहीं, मैं खुश हूँ। मैं आंचल को लेके आओ। सुधीर शुक्ला के बदले हुए रवैये ने पुलिस को उन्हें अपनी कस्टडी में लेने पर मजबूर कर दिया और अब पुलिस उनके बयान को दोबारा दर्ज कर रही थी। उन्होंने अपने इस बयान के दौरान जो खुलासे किए उससे पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। जिसने और जिस वजह से इस जुर्म को अंजाम दिया गया था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। सर, सट्टा खेलने की बहुत बुरी लत मुझे लग गई थी। सट्टा खेले बगैर मुझे चैन नहीं पड़ता था। यूं कहूँ तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे हो गई थी। मैंने बहुत रुपया सट्टे में डाल दिया, उसके बाद तो मैं उधारी पे सट्टा खेलने लगा। सट्टाबाज जो है वो कभी किसी को बख्शते नहीं, वो मेरे पीछे पड़ गए। एक तरफ तो सट्टाबाजों का प्रेशर, दूसरे मेरे सर पे कर्जे का बोझ। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मैं इतना परेशान हुआ, मुझे हार्ट अटैक आ गया। मैं अस्पताल में भर्ती हुआ। मेरी बेटी आंचल भोपाल से अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आ गई अस्पताल में मेरी देखभाल करने। उसने मेरी बहुत देखभाल की। मैं थोड़ा ठीक हुआ, घर वापस आया। उसके बाद मैं क्या करता, फिर मैंने सट्टा खेलना शुरू कर दिया। और वहीं सट्टाबाजों के पास मेरी मुलाकात हुई एक आदमी जमाल से, और वो पहचान जो है दोस्ती में बदल गई। वो मुझे तरह तरह की राय देता, वो मुझे कहता कि पैसा कैसे कमाया जाता। फिर एक दिन उसने मुझे बोला कि एक पावर ऑफ अटर्नी बनाओ, और उसने बोला किस तरह से कैसे लोगों को चूना लगाया जाए, और उन पैसों से मैं अपना कर्जा चुका दूं। मेरी बेटी फिर वापस आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे मैं ये बातों को छिपा के रख, लेकिन किस्मत खराब है। एक दिन उसने सुन लिया कि मैं सट्टा भी खेलता हूँ और लोगों को लूट भी रहा हूँ। वो ये सब सुन के एकदम तिलमिला उठी। और उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरी सारी बात समाज और पुलिस को बता देगी। फिर मैंने उससे माफी मांगने का नाटक किया। हम लोग कुल देवी के मंदिर चलते हैं, और मैं वहां कसम उठाऊंगा कि जिंदगी में कभी सट्टा नहीं खेलूंगा। मुझे एक बार मौका दे बेटी, चल मेरे साथ। मैंने उसका विश्वास जीता, उसे भरोसा दिलाया और कुल देवी के मंदिर जाने के बहाने सुनसान पहाड़ी एरिया में ले गया। बहुत ही सोच विचार करने के बाद मैंने एक प्लान बनाया, और उसमें मुझे बखूबी कामयाबी मिली। मैंने फोन करके उस नर्स को बुला लिया। हमारी आंचल की उम्र की थी। मैंने उससे कहा मुझे भोपाल जाना है अपनी आंचल के
क्या तुम मुझे बस अड्डा तक छोड़ दोगी? वो सुबह सुबह ही आ गए। मैंने अपने पड़ोसियों को बुलाया, सनी और पम्मी को। उनसे मैंने कहा कि मैं आंचल को लेकर भोपाल जा रहा हूँ। किसी को शक नहीं हुआ कि ऑटो रिक्शा में कौन बैठा हुआ है। मैं ऑटो लेकर निकल गया। चौराहे पे आकर मैं जब उतरा तो मैंने ऑटो रिक्शा के सीट के पीछे की तरफ आंचल का मोबाइल डाल दिया ताकि हर एक उलझन में उलझ जाए। नर्स हॉस्पिटल चली गई। मैंने खुद अपराध के शिकार होने का बहाना बनाया। किसी को पता नहीं चला। सबकी हमदर्दी मेरे साथ ही थी। मेरा नाटक बखूबी चल रहा था कि इसी बीच जमाल आ गया। जब जमाल के पीछे पुलिस पड़ी तो उसे मुझ पर शक हो गया। वो आके मेरे सामने खड़ा हो गया और उसे लगा कि मैंने ही उसे डील में धोखा दिया है और उसके पीछे पुलिस मैंने ही लगाई है और अपनी बेटी के मर्डर के केस में उसे फंसा रहा हूँ। तूने पुलिस को बताकर अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे मैं डर गया, मैं घर से निकल गया। इसीलिए मेरी बहू जमाल का शिकार बन गई। मैंने सट्टा किंग महंत मेहता को जाकर सारी किस्से बता दिया। उन्होंने कहा कि घबराओ मत। अपने आदमियों को भेज के उन्होंने जमाल का काम तमाम कर दिया। मेरे पास अपनी इज्जत और बुढ़ापे में जीने का सिर्फ एक ही तरीका था। मैंने अपनी बेटी महेंद्र जिगर के टुकड़े सर पे सारा दोष मढ़ दिया। मैं पापी हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं खूनी हूँ। इंस्पेक्टर साहब मुझे सजा दीजिए इंस्पेक्टर। सिर्फ अपने परिवार के सुखद भविष्य के लिए निवेश करने से हम अपने बच्चों की जिंदगी और उनकी किस्मत को खरीद नहीं सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड, शेयर या प्रॉपर्टी जैसा नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट हम अपनों के लिए करते हैं और बदले में सुख और खुशी पाते हैं। गौरतलब बात यह है कि सुधीर शुक्ला को सट्टेबाजी की लत थी, नशा था और इज्जत का गुरूर था, और इसी सट्टेबाजी की मोह और गुरूर में अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, बेटे को कानून की गिरफ्त में फंसा दिया और अपनी जान बचाने के लिए बहू को कुर्बान कर दिया। और एक शिकारी होने के बावजूद शिकार होने यानी कि विक्टिम होने का नाटक करके सहानुभूति बटोरता रहा। लेकिन तारीफ करनी होगी इंदौर पुलिस की, जिन्होंने इतनी चालाकी से बुने हुए जाल को खोल दिया और इतने खतरनाक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। आज सुधीर अपनी बची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिता रहा है और उससे मिली जानकारी के आधार पर इंदौर पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे और सट्टा बाजारियों को गिरफ्तार किया। और अब सट्टे की इस रोकथाम के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब। ब्लैक हेडलाइन सप्ताह के इस नए एपिसोड से पहले आप सबको सोनी टीवी, क्राइम पेट्रोल टीम और अनूप सोनी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये दुआ करते हैं कि आने वाला साल 2018 आपके जीवन में खुशियां भर दे। आठ अक्टूबर 2017 को अपराध के शातिर खिलाड़ियों द्वारा एक ऐसा काला इतिहास रचा गया जिसकी कल्पना फिल्मों और उपन्यासों में तो होती रही है, लेकिन एक इम्पॉसिबल मिशन को असलियत में पॉसिबल बना दिया गया। मुंबई जैसे भीड़ भरे शहर, बोरीवली रहवासियों के बीच सैकड़ों लोगों की नाक के नीचे एक ऐसी कारस्तानी को अंजाम दिया गया जिसमें मुंह खुले और आंखें फटी की फटी रह गई। यह अपराध क्राइम हिस्ट्री का वो काला अध्याय बना जिसमें प्लान बनाने वालों ने उन तक पहुंचने के निशान भी नहीं छोड़े थे। वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड कहा जाने वाला यह अपराध मुंबई पुलिस को अपनी भूमिका अदा करने के लिए ललकारने वाला था, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 रविवार सुबह 7:45 बजे जो हो चुका था उसे सुर्खियां बनने में अभी 24 घंटे बीतने बाकी थे।
मैडम 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 वो मैडम सर दिस वे हटिए सब लोग, हटिए सब लोग साइड। सर क्या आपको किसी पे भी शक है कि ये काम किसने किया होगा? नहीं मैम, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सर टोटल 290 लॉकर्स हैं, जिसमें से 35 लॉकर्स तोड़े गए और यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सुरंग बनाई गई। बैंक में सबसे पहले किसने देखा था? सर सुबह मैंने अपने असिस्टेंट मैनेजर को और क्लीनर को क्लीनिंग करवाने के लिए भेजा था। श्योर। मैडम 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 सैटरडे संडे होने की वजह से 2 दिन बैंक बंद था। सर समझ में ही नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया। कस्टमर्स भी पीछे रहे। सर सुरंग बहुत लंबी है, अंदर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, जाओ तुम अंदर, तुम दोनों भी साथ में जाओ। लॉकर रूम के अलावा ब्रांच में और भी कहीं लूटपाट हुई है क्या? नहीं सर, लॉकर रूम तो बाहर से लॉक था और एज पर पॉलिसी कस्टमर्स के प्राइवेसी के लिए लॉकर रूम में सीसीटीवी अलाउड नहीं है। गौतमी, बैंक के अंदर और बाहर जितने भी सीसीटीवीज है सबके फुटेज चेक करो। सर। और मनीष, कल रात कौन सा गार्ड ड्यूटी पे था ये पता करो। सर। प्लाई और बम्बू से पूरे सुरंग को सपोर्ट किया गया है ताकि ऊपर से धंसे ना। बड़ी तकलीफ रहेंगे। सर ये किसी पेशेवर गैंग का काम लगता है, कम से कम 6-7 लोग जरूर लगे होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये 2-4 दिन का काम नहीं है, बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग हो रही है। सर बैंक के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखा है बैंक वालों ने। देखो कोई और सीसीटीवीज है क्या जिसमें हमें बैंक के बाहर का व्यू मिले? सर। जैसे कि वो बिल्डिंग, वहाँ चेक करो फौरन। ओके सर। सर इतना बड़ा सुरंग एक दिन में खोदना पॉसिबल ही नहीं है। बैंक के नीचे इतना बड़ा सुरंग खोदा जा रहा था और किसी ने कुछ सुना ही नहीं, इम्पॉसिबल है सर। मुझे तो लगता है बैंक में से कोई तो इन्वॉल्व है इसमें। पुलिस कांस्टेबल, ताला तोड़ो। सर लॉकर रूम की सुरंग यहाँ अंदर खुलती है। सर यही बाहर से देखने को दुकान है, लेकिन इस पार्टीशन के पीछे सुरंग की ओपनिंग है सर। सर यह देखिए। माय गॉड, ये दुकान और बैंक के बीच कम से कम 20-25 फीट की दूरी होगी। मतलब ये सुरंग उतनी ही लंबी होगी? जी सर, लगभग उतनी ही लंबी है और बिल्कुल सीधे लाइन में खोदी गई है। ये सुरंग खोदने में तो महीनों लगे होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ इस दुकान में हो रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी, और वो लोग करोड़ों लूट के चले गए। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। तुम वहाँ के सुरंग की फोटोज ले लेना सर, हमें आगे काम में आएंगे। सर
दुकान में जो नंबर लिखा है वो स्विच ऑफ है। ओह, देशमुख, पता करो ये नंबर कहाँ रजिस्टर्ड है और ये दुकान का मालिक कहाँ है। सर। मोहिते, तुम ये दुकान और सुरंग की अच्छी तरह छानबीन कर लेना। सर। और गौतमी, सर। तुम दुकान और बैंक के बाहर पिछले दिनों की सारी एक्टिविटीज़ का पता करो। जितने भी CCTVs है उनका रिकॉर्ड खंगालो, इन लोगों के बयान लो। इससे पहले कि वो लुटेरे भाग जाए, हमें उन तक पहुंचने का लेट ढूंढना ही होगा। सर। सोसाइटीज में इंक्वायरी करो। ओके सर। यह सिक्योरिटी गार्ड रात में बैंक के बाहर ड्यूटी पर था। सब मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बैंक के बाहर ड्यूटी पे था। तेरे बैंक के बाजू के गाले से सुरंग बनाकर तेरे बैंक के लॉकर के 35 लॉकर तोड़े और तूने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। दारू पी के ड्यूटी कर रहा था या तू भी शामिल है उन लोगों के साथ? नहीं साहब, माँ कसम मेरे को कुछ नहीं मालूम कौन कब ये कांड किया। लोग बैंक लॉकर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि घरों से ज्यादा बैंक्स को सुरक्षित माना जाता है। और जिस बैंक में लॉकर रूम होता है, हर बैंक की तरह उसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का एक लंबा चौड़ा विभाग होता है। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह से पानी अपना रास्ता खोज लेता है, उसी तरह से लुटेरों ने सुरंग खोदकर लूट का रास्ता बना लिया। बैंक रॉबरीज के इतिहास में यह बेहद चौंका देने वाली वारदात थी। बैंक लॉकर रखने वाले हैरान परेशान लोग अपने खून पसीने की पाई पाई का हिसाब मांग रहे थे। ऐसे आपराधिक मामलों में जवाबदेही हमेशा पुलिस विभाग की होती है। पुलिस की तरफ उठी हर नजर हर बार यही सवाल पूछ रही थी कि पुलिस कब और कैसे और लूट का कितना प्रतिशत हिस्सा लुटेरों से बरामद कर पाएगी। लेकिन बोरीवली पुलिस के लिए भी इस तरह की लूट का केस नया था। लुटेरों की पहचान पता करने का हर जरिया अंधेरे में तीर दागने जैसा था। लेकिन फिर भी 10 से ज्यादा पुलिस टीम्स इस केस में अपनी भूमिका अदा करने के लिए पूरा प्रयास कर रही थी। सर, ये गाना उमाकांत भिड़े का है जो थाना में रहता है। कह रहा था कि 6 महीने पहले इसने भवानी स्टोर वाले को ये रेंट पर दिया था। मैंने बुला लिया है उसे। गुड सर, इस दुकान में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसका बढ़ोतरी का लीड मिल सके। सर, ये सर सुरंग में जगह जगह ये गुटखे के पैकेट्स मिले। गुटखा? गुटखा तो महाराष्ट्र में बैंड है और ये पैकेट्स भी बाहर के स्टेट के लग रहे हैं। मतलब जिन्होंने सुरंग को दिए शायद बाहर के स्टेट से आए थे। और ये भवानी स्टोर वाला भी। सर, ये भवानी बड़ा ही शरीफ लगता था, क्या पता था ऐसे हैरान कर देगा। ये भवानी स्टोर चलाने वाले का नाम भवानी है? जी सर, भवानी सिंह। ये लीजिए एग्रीमेंट के पेपर्स। कहाँ रहता है भवानी सिंह? सर, उसने कोई ढानू का आईडी दिया था। बोल रहा था पहले ढानू में दुकान चला रहा था। हाँ, लेकिन ये दुकान नहीं, बैंक रॉबरी को अंजाम पहुंचा रहा था और तुम्हें भनक तक नहीं। सर, मैं तो थाना में रहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ क्या चल रहा है। और ये जो बाजू में विट्ठल है ना, वो मुझे पैसे पहुँचा देता था। विट्ठल? विट्ठल स्टेट एजेंट। ये भवानी उसी का पार्टी था। ये मेरा दुकान उसी ने भाड़े पे चढ़ाया था। वो पेमेंट कैसे करता था, चेक से या कैश से? सर, वो कैश से ही पेमेंट करता था। डिपॉजिट और रेंट का पैसा भी उसने कैश में ही दिया था। विट्ठल, अभी थोड़ी देर पहले हम तुम्हारी दुकान पे आए थे। तुम्हारी दुकान बंद थी, आज खोली नहीं क्या? साहब, वो मुझे पता चला कि एरिया में कुछ लफड़ा हुआ है। लफड़ा? लेकिन वो लफड़ा वाला पार्टी तो तेरा था। कहीं तूने तो भवानी सिंह के साथ मिलके कुछ वो सुरंग उरंग नहीं बनाया ना? नहीं साहब, मेरा इस लफड़े से कोई लेना देना नहीं है। मेरी तो दुकान है साहब वहाँ पे।
मैंने तो बस उमाकांत जी का गाला भाड़े पे चढ़वाया था। मैंने तो पेपर भी लिया उनसे साहब। ये देखिए। पेपर एकदम बराबर है साहब, और चेहरे से भी शरीफ लग रहा था। 6 महीने पहले मेरे पास आया और बोला कि गाला चाहिए भाड़े पे। देखो सेठ, गाले तो बहुत है अपने पास, आपको किस काम के लिए चाहिए? वो परचून का दुकान खोलना है। परचून की दुकान बोले तो? परचून मतलब किराने का दुकान। अच्छा अच्छा, एरिया कितने का मांगता आपको? एरिया वो विठल भाई, वो क्या मैंने सुना है कि वो आपके बाजू का जो गाला है ना, वो आपके हाथ में है, वही जी। 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट और 30,000 रुपये भाड़ा, इतना बजट है आपका? 1.5 लाख हो? इससे कम में दूसरा गाला है अपने पास। नहीं, दूसरा गाला नहीं विठल भाई, वो क्या ना, इस गाले का दिशा विशा वास्तु एकदम परफेक्ट है, यही गाला चाहिए। सेठ, बजट भी तो परफेक्ट होना चाहिए ना, है कि नहीं? और ये भाड़ा डिपॉजिट के अलावा 1.5 महीने का ब्रोकरेज भी लेगा। मैं कर पाओगे इतना? हाँ चलेगा। मुझे तो लग रहा है साहब वो एकदम सोच के आया था, बैंक के लाइन वाला गाला ही मांगता था उसको। भवानी सिंह। कौन भवानी सिंह? ये पता यहीं का है ना? एड्रेस तो यहीं का है, पर यहाँ कोई भवानी सिंह नहीं रहता। सर, वो पैन कार्ड और आधार कार्ड फेक है, और जो नंबर हमें भवानी स्टोर्स के बोर्ड से मिला वो नंबर फेक आईडी से खरीदा गया था। वो नंबर 3 महीने से आउट ऑफ सर्विस है। वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे उसने अपना नेटिव एड्रेस झारखंड का लिखवाया है, मतलब वो भी फेक ही है। भवानी सिंह से जुड़ी हर लीड एक डेड एंड पर जाकर रुक रही थी और बैंक के आसपास के सीसीटीवी से भी कोई लीड मिलती नजर नहीं आ रही थी। सर, बैंक के अंदर की फुटेज में कोई सस्पिशन नहीं मिला। सर ये देखिए सर, ये बैंक के पास वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है जो 8 अक्टूबर संडे मॉर्निंग की है। सर, ये भवानी स्टोर रॉबरी के पहले रोज खुलता था। ये 6 अक्टूबर यानी फ्राइडे नाइट का फुटेज है। ये देखिए, 4 लोग दुकान के अंदर गए, थोड़ी देर बाद 2 अलग लोग दुकान से बाहर आए, लेकिन किसी का भी चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है। ये 8 अक्टूबर मतलब संडे सुबह 7:45 बजे ये 6 लोग दुकान से बाहर आए। सबके हाथ में प्लास्टिक बैग है, लूट का माल इसी में होगा, लेकिन किसी का भी चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है। मतलब फ्राइडे नाइट को 4 लोग दुकान के अंदर घुसे, तो 4 लोग ऑलरेडी अंदर थे। जी सर, मुझे तो लगता है 8 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। सर, बैंक के आसपास जितने भी सीसीटीवीज है सबकी फुटेज हमने खंगारी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी का भी चेहरा किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लोग उस एरिया में जितने भी सीसीटीवीज है वहाँ से जब भी गुजरे अपना चेहरा छुपा लिया है, या तो फ़ोन पर बात करते थे या सीसीटीवी के दूसरे ओर देखते थे। ये लोग जानते थे कि उस एरिया में सीसीटीवीज कहाँ है और उससे कैसे बचना है। भले ही उनका चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर ना हो, लेकिन भवानी सिंह के इस फेक आईडी में इसका असली फोटो तो हमारे पास है। एक काम करो, इसका लुकआउट नोटिस भेजो सभी पुलिस स्टेशन में, और भवानी स्टोर के कस्टमर और आसपास के लोगों से अच्छी तरह पूछताछ करना। शायद और भी क्रिमिनल्स के चेहरे हमारे सामने आ जाए। ये बड़ी शातिर क्रिमिनल्स हैं, इससे पहले कि वो हमसे दूर भागे हमें उन तक पहुंचना होगा। कम ऑन फास्ट सर। जो चेहरा इस लूट का सस्पेक्ट बनकर सामने आया उसकी पहचान फर्जी थी, और उसको भवानी सिंह नाम से जानने वालों के बयान भी उस तक पहुंचने के सिरे नहीं जोड़ पा रहे थे। पर उसकी तलाश की कड़ी में कुछ नई जानकारियों के सिरे जुड़े। मैडम, ये देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भवानी स्टोर पे 1-2 बार कई लोगों को आते जाते देखा मैंने, लेकिन शक्ल याद नहीं है मैडम। और हाँ मैडम, कुछ महीने पहले वहाँ पे बम्बू और प्लाई का भी डिलीवरी होता था। हेलो भवानी सेठ, ये लकड़ी प्लाई किस लिए? अरे भाई, एक रैक बनवा रहा हूँ, उसके लिए मंगवाया है। मैडम, भवानी शक्ल से दिखता तो एकदम शरीफ था, अब पता नहीं ये कांड वो किया या उसके भांजे। भांजे? कौन भांजे? वो क्या है ना, कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, वो वहाँ दिखा नहीं,
उसकी गैरहाजिरी में 2 लड़के ये दुकान चला रहे थे। क्या नाम था उनका? साहब मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन करीब 2 महीने पहले भवानी सेठ मेरे पास आया था। बोला उसकी तबीयत खराब है, उसको गाँव जाना था और उसके बदले उसके भांजे दुकान चलाने वाले थे। मैंने उसको बोला भी था कि ये सब बातें तो उमाकांत सेठ जी को बता देना। हाँ साहब, भवानी का फ़ोन आया था और उसने विट्ठल के सामने ही मुझे उन 2 लड़कों से मिलाया था। अरे विठल भाई, अब दादा मुझे इलाज के लिए गांव जाना है, वापस लौटने में टाइम लग सकता है, इसलिए मेरी गैरहाजिरी में मेरे भांजे दुकान संभालेंगे। लेकिन भवानी सेठ आपको हुआ क्या है? भवानी ने मुझे कहा था कि उसको टीबी था। अब मेरे समझ में आ रहा है साहब, वो झूठ बोला होगा। उन दोनों लड़कों से सुरंग खुदवा के बैंक उसी ने लुटवाया होगा सर। एक बात बता, सुरंग तेरे बाजू के दुकान में खुद रही थी, सुरंग तेरी दुकान के नीचे से गई और ये बात तुझे पता ही नहीं चली? यकीन मानिए साहब, मुझे नहीं पता चला। वैसे भी उसका धंधा घाटे में चल रहा था, उसकी तबीयत खराब थी। मुझे तो ये लगा था कि ऐसे हालात अगर और कुछ दिन रहेंगे तो उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो भाड़ा टाइम टू टाइम देता था साहब। वो 2 लड़के जो गल्ले पे बैठे थे, उनका स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, ट्राई करेगा। इन तीनों का जरूर कहीं ना कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। मोहिते, चेक करो। सर। गौतमी सर, लूट के बाद ये लुटेरे किसी व्हीकल से स्टेट के बाहर गए होंगे। बोरीवली से दहीसर, मुलुंड, ऐरोली और वाशी चेकागा की तरफ जाने वाले एरिया के सभी सीसीटीवी खंगालो। सर 8-9 में से 3 लोगों के चेहरे तो सामने आ गए। ये लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जरूर मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे, जो भागने के बाद उन्होंने बंद किए होंगे। राइट। बैंक के पास के एरिया के सभी मोबाइल टावर्स के रिकॉर्ड को निकालो। उसमें से जो भी नंबर सस्पिशियस लगे उसे तुरंत इन्वेस्टिगेट करो। सर। अपराधियों तक पहुंचने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी हर बारीक से बारीक सिरा टटोल रहे थे। पुलिस की हर नजर पैनी थी, लेकिन मंजर धुंधले थे। गौतमी, ये 2 गाड़ियां एक के पीछे एक एसयूवी रॉन्ग वे से निकलकर इस गली में घुस गई है। ये कौन सा रोड है? सर ये बैंक के पास वाला रोड ही है। ये दोनों गाड़ियां सस्पिशियस है। ये दोनों गाड़ियां 8:15 बजे बैंक के पीछे से निकली और वो 6 लोग बैंक लूटकर 7:45 बजे भवानी स्टोर से निकले थे। गौतमी, पता करो ये दोनों गाड़ियां यहां से निकलकर और कहां देखी गई है। सर, संभावनाओं का हर वो सिक्का उछाला जा रहा था कि शायद आने वाला हेड या टेल पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कोई दिशा दे जाए। लेकिन पुलिस ऐसे खुराफातियों की तलाश कर रही थी जिन्होंने लूट की सुरंग खोदने से पहले अपने अंडरग्राउंड होने की सुरंग भी खोद रखी थी। सर ये दोनों गाड़ी 8 अक्टूबर सुबह 8:15 बजे बैंक के पास वाले रोड से गलियों के रास्ते से होते हुए मलाड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचे करीब 9:30 बजे। सर सोचने वाली बात यह है कि सीधा रास्ता चुनने के बजाय इन्होंने गलियों का रास्ता चुना। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचने के बाद ये मुड़े आरे मुलुंड टोल रोड पर करीब 11 बजे और फिर उसके बाद इनमें से एक गाड़ी ने मुलुंड टोल नाका क्रॉस किया। यानी ये दोनों गाड़ियां पर्पसली ऐसे रास्तों से गुजर रही थी जहां ये कम से कम सीसीटीवी में कैप्चर हो। यस सर। यानी वो लुटेरे इन्हीं 2 गाड़ियों से लूट का सोना लेके भागे होंगे। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। दोनों गाड़ियों के नंबर्स फेक थे। जिस गाड़ी ने मुलुंड टोल नाका क्रॉस किया था, ना ही उसकी कोई लीड मिली, ना ही दूसरी गाड़ी की। पता नहीं ये दूसरी गाड़ी कहाँ गायब हो गई। हो सकता है दूसरी गाड़ी ने अपना नंबर प्लेट बदल दिया हो, या वो गाड़ी को वहीं कहीं डंप करके इन्होंने एक ही गाड़ी से टोल नाका क्रॉस किया हो। सर ये लोग सिर्फ शातिर क्रिमिनल नहीं, अच्छे आर्किटेक्ट भी है। सुरंग का इतना परफेक्ट नक्शा बनाया कि सीधा लॉकर रूम में खुला और बैंक वालों के हिसाब से इन्होंने लगभग 3 करोड़ 43 लाख की ज्वेलरी और कैश लूटी है। सर एक लीड मिली और शायद इस लीड से इस केस को एक नई डायरेक्शन मिल जाए। इस भवानी सिंह की पूरी कुंडली निकाल ली। इसका असली नाम कन्हैया राम है, हिस्ट्री शीटर है, चोरी और लूट के केस में कई बार अंदर जा चुका है। और इसके 2 भांजे? उन दोनों की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन कन्हैया राम 30 मार्च 2017 को मुंबई की एक जेल से जमानत पे रिहा हुआ है। 30 मार्च 2017? जी सर। सर 9 अप्रैल 2017 को उसने उमाकांत भिड़े से वो गाला भाड़े पे लिया था। इसका मतलब जेल से रिहा होने के 10 दिन बाद उसने लूट की प्लानिंग की थी। ये भी हो सकता है कि ये सारी प्लानिंग उसने जेल में की होगी। पता करो जेल में उसके और कौन कौन साथी थे, उनकी डिटेल्स निकालो। सब। और जेल रिकॉर्ड्स में ये कन्हैया राम का एड्रेस कहाँ का था? राजस्थान, भीलवाड़ा का रहने वाला है। भीलवाड़ा।
जी कन्हैयाराम कहाँ है? देखो अगर जानती हो वो कहाँ है तो बता दो, वरना वैसे तुम उसकी लगती क्या हो? वो मेरे पति थे, लेकिन उन्हें टीबी हुआ था 2.5 महीने पहले। हवा पानी बदलने के लिए गांव आए थे, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ और एक दिन। मुंबई में कहाँ रहता था वो? दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले? मुंबई में था कौन उसका? नहीं साहब, मुंबई में कोई रिश्तेदार नहीं थे और अपने दोस्तों के बारे में कभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा कि पिछले 6 महीने पहले तक वो जेल में था। हाँ मैडम, 25 सालों से यही सब तो देख रही हूँ। उन्हें मेरी कभी परवाह नहीं थी और वापस भी तब आए जब उन्हें अपनी देखभाल के लिए मेरी ज़रूरत थी। मुंबई से तुम्हें जिस नंबर से वो कांटेक्ट करता था वो नंबर दो हमें। जी साहब, मेरे फ़ोन में है। पुलिस क्राइम सीन के एरिया का डंप डेटा खंगालने के साथ साथ कन्हाई के मिले दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाल रही थी, लेकिन रिजल्ट अब भी 0 था। सर, इस कन्हैयाराम के कॉल रिकॉर्ड्स में ज़्यादा नंबर नहीं है और जो है उनसे भी कोई लीड नहीं मिल रही। लेकिन इसके कॉल रिकॉर्ड में एक अजीब बात है, पिछले 6 महीने से इसकी मोबाइल की लोकेशन सिर्फ विरार की है, जबकि इसने दुकान भाड़े पे बोरीवली में ली है। सर, उन सभी के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक किए, कन्हैया नहीं, उनमें से किसी का भी फोन क्राइम सीन पर एक्टिव नहीं था। हाँ, लेकिन इतने सारे लोग इतने बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट कर ही रहे होंगे। अब डंप डाटा में कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जो हमें इस केस को लीड देगा। तुम फिर से अच्छी तरह डंप डाटा केस को फोकस करो। सर एरिया में जितने भी लोग हैं सबका स्टेटमेंट ले लेना, किसी को भी मत छोड़ना। सर ये नंबर क्राइम सीन वाले स्पॉट पे एक्टिव था। इस पर कई बार रिंग कर रहा हूँ पर लग नहीं रहा। ये नंबर कब एक्टिव था वहाँ पर? सर सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो लड़के जब चोरी करके निकले उसके कुछ देर बाद ये नंबर ऑन हुआ और फिर ऑफ भी हो गया। एक नंबर लिख लो, 9897890000। पता करो ये नंबर किसका और किसके नाम पे रजिस्टर है, और इस नंबर के पिछले 20 दिन के कॉल रिकॉर्ड मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। बोलो देशमुख। सर, जिस नंबर की हमें तलाश थी वो नंबर मिल गया है। किसी फेक आईडी पर यह नंबर लिया गया था। बैंक रॉबरी के वक्त ये नंबर वहीं पर एक्टिवेट था और लास्ट कॉल पालघर के किसी लक्ष्मी गांवकर को किया गया है और 8 अक्टूबर के बाद ये नंबर बंद हो गया था। लक्ष्मी गांवकर कौन? सर, मोहिते को पालघर भेज दिया है। थोड़ी देर में इस लक्ष्मी की पूरी कुंडली हमारे पास होगी। सर, ये लक्ष्मी के बारे में मैंने सब पता लगा लिया है। ये लक्ष्मी एक धंधे वाली है। धंधे वाली? हाँ साहब, यही पालघर में एक चकला चलता है, वही मिल जाएगी ये। ये नंबर किसका है? साहब, ये तो कट्टू का नंबर है। 8 अक्टूबर को कट्टू ने इस नंबर से कॉल किया था मेरे को। कट्टू? ये कट्टू कौन है? कट्टू नायकर साहब मेरा रेगुलर कस्टमर है, पर उस दिन के बाद से उसका फ़ोन नहीं आया मेरे को साहब। ये कट्टू नायकर मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ साहब, ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर गोवंडी में कहीं रहता है साहब। उसका एड्रेस नहीं मालूम मेरे को। एड्रेस नहीं पता, लेकिन करता क्या होगा ये तो ज़रूर पता होगा। नहीं साहब, क्या करता है ये नहीं मालूम, लेकिन 2 नंबर का आदमी है ये मेरे को मालूम है। उसकी कोई फ़ोटो है तुम्हारे पास? हाँ साहब, एक आधी बार उसने मुझे सेल्फी भेजी है, मैं बताती आपको। ये है। क्या कट्टू नायकन उन बैंक लुटेरों में से एक था जिनकी संख्या का अनुमान 8 से 10 लगाया जा रहा था? जिस भवानी स्टोर से लूट की सुरंग खोदी गई थी, उस दुकान को किराए पर लेने वाला कन्हाईराम और भवानी सिंह रॉबरी से 2 महीने पहले ही मर चुका था। और जिन 2 लड़कों को वो अपना भांजा बता रहा था, उनकी फिलहाल कोई लीड नहीं मिल पाई थी। लेकिन क्या कट्टू नायकन की पहचान बैंक लुटेरों की असल पहचान दे पाएगी? सर, ये कट्टू नायकन कर्नाटक से है। इसके आगे पीछे कोई नहीं। 12 साल पहले मुंबई लोकल ट्रेन में पैसेंजर का सामान उठाकर भागना, पॉकेटमारी, चेन स्नैचिंग के केसेस में अंदर गया था। सबसे पहले इसे रेलवे पुलिस ने अरेस्ट किया था। जेल से निकलने के बाद इसने अपना प्रमोशन करवा लिया
चोरी, लूटमारी, घरफोड़ी के कई केसेस में कई बार अंदर बाहर जा चुका है। गोवंडे में इसकी खुद की खोली है, लेकिन खोली को बहुत दिनों से ताला लगा हुआ है। सर, कट्टू के पीछे मैंने खबरियों को लगा दिया है। आई होप जल्द से जल्द कोई लीड मिल जाए। ये कन्हैया हाउस ब्रेकिंग के केस में अंदर था। ये कट्टू के भी यही हिस्ट्री निकली। मुझे लगता है इन जैसे क्रिमिनल की मिलीभगत है जिन्होंने इस रॉबरी को अंजाम दिया। कट्टू भाई तो कई दिनों से आए नहीं यहाँ, पर आप कौन हो जो उसे ढूंढ रहे हो? अरे मैं पूना से आया हूँ, ये पैकेट उन्हें देना था, तुम रख लो। तुम्हारे पास तो आते जाते होंगे ना? नहीं नहीं भाई, मैं किसी का पैकेट वैकेट नहीं रखूंगा। तो आसपास ऐसा कोई रहता है जो ये पैकेट रख ले? इधर एक ठेला लगता है डोसे का, शायद वो उसके गांव का है, तो उसे दे दो, वो ले लेगा। हाँ बोल पक्या साहब, कट्टू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर खबर पक्की है, कट्टू आज शाम घाटकोपर के किसी पार्किंग लॉट में किसी से मिलने आने वाला है। मुझे पूरी टीम 5 मिनट में मेरे केबिन में चाहिए। सर, घाटकोपर में जितनी भी पार्किंग्स हैं वहां पर अपनी छोटी छोटी टीम्स फॉर्म करके भेज दो। अगर खबर पक्की है तो आज ये कट्टू नायक मुझे अंदर चाहिए। पीछे लो थोड़ा। ये तो वही नंबर प्लेट है, गाड़ी में देखो कुछ है क्या? देखो आसपास चेक करो। अबे कितना माल चाहिए तेरे को? क्या ना, अभी मैं तो खास है ना आपका। हाँ बोलो। सर, कट्टू के साथ एक आदमी और है, क्या करें? अरेस्ट मत करना अभी, इसके साथ इसके बाकी के साथी भी होंगे, फॉलो देम। क्या बोला वो तेरे को? वो कुछ नहीं, क्या? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, उसका पीछा करो। संतोष, सर, 2 आदमी और चढ़े हैं गाड़ी में। ओके ओके, हम लोग आ रहे हैं, स्ट्रेट चलो। अपने आदमी लोग उनका कुछ क्या हुआ? कोई हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा एक काम करते हैं ना, आगे से राइट लेते हैं। अगर ये लोग राइट मुड़े ना तो समझ लेना कि पीछा कर रहे हैं। ओवरटेक करो, स्पीड अप स्पीड अप। अन्ना ये अपना पीछा कर रहे हैं, अन्ना निकालो इधर से। सर, लगता है उनको पता चल गया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, हम उनको ओवरटेक कर रहे हैं सर।
बाहर निकलो। अरे क्या है तुम लोगों का, ऐसा कोई गाड़ी चलाता है क्या? बैंक रॉबरी के 4 दिन बाद कट्टू नायकन के साथ साथ उस्मान शेख, मोमिन खान और अज्जू मोहंती को विक्रोली मुंबई से अरेस्ट किया गया। लेकिन वो 2 लड़के कहां थे जिन्हें कनाई राम के बाद बैंक रॉबरी का प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था? हालांकि जिन लोगों की गर्दन अब पुलिस ने पकड़ी थी उनमें से कोई भी दूध का धुला नहीं था, सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या कट्टू नायकन, उस्मान शेख, मोमिन खान और अज्जू मोहंती का उस बैंक रॉबरी से कनेक्शन था? क्या ये चारों क्रिमिनल्स गेहूं के साथ पिसने वाले घुन थे, या वो शातिर जो गेहूं के साथ साथ घुन भी चबा गए थे? मैं लक्ष्मी को फोन किया था साहब। इसका मतलब ये तो नहीं कि बैंक मैं लूटा है साहब। शान बत्ती मत कर, समझा ना? लूट का माल कहाँ है बता, और तुम्हारे बाकी जाति का है बोल। कौन से साहब? सर कट्टू के साथ पकड़ा गया उस्मान शेख, लंबी हिस्ट्री है सर। मुंबई, पूना, नागपुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा पुलिस में 100 से भी ज्यादा केसेस दर्ज है इस पर। पिछले 25 साल में काफी बार अंदर बाहर कर चुका है ये। देखो साहब, मैं मानता है कि मैं चोरी की गाड़ी में था, लेकिन मैंने बैंक बिंग का कुछ नहीं किया, साफ बोलता हूँ मैं तुमको। तुझे क्या लगता है तेरी एक कहानी सुन के तुझे सिर्फ कार की चोरी के केस में अंदर करेंगे? जब तक लोगों की खून पसीने की कमाई का एक एक पाई का हिसाब नहीं मिलता है ना, तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ते रहेंगे हम। बताओ कहाँ है पैसा? अज्जू मोहंते, मोमिन खान, इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पर सर इन चारों का यही कहना है कि इन्होंने बैंक को नहीं लूटा, और इन चारों के मुंबई में जितने भी अड्डे हैं सब जगह पे हमने छापे मारे, लूट का माल कहीं नहीं मिला। जी मैडम, अरे मैम सुनिए तो सही। ये कमरा चेक करो। अरे कांस्टेबल ऊपर जाओ, ऊपर चेक करो, यहाँ देखो कुछ है क्या? मैम उस्मान ने कई घर लूटे तो है मैम, लेकिन मैम वो इतना बड़ा बैंक नहीं लूट सकता। अपने पति को बचा रही है तू? माल कहाँ छुपा रखा है, जल्दी बता। नहीं मैम, मेरे को मालूम होता तो मैं तुरंत बता देती। मैं खुद बहुत परेशान हूँ उससे। मैम वो यहाँ रहता तो है, मगर मैं खुद अब उसे अपना पति नहीं मानती मैम। जिस गाड़ी से वो चारों पकड़े गए, वो गाड़ी दूसरे गाड़ी के साथ 8 अक्टूबर को बैंक के पास दिखाई दी थी। वो दूसरी गाड़ी ने 8 अक्टूबर को ही मुलुंड चेक नाका क्रॉस किया था। उन लोगों ने लूट का माल जरूर मुंबई के बाहर कहीं छुपा के रखा है। इन चारों के और भी कई साथी हैं। 2 तो वो भवानी सिंह के भांजे बनकर उसका दुकान चला रहे थे। इनको अलग अलग लेकर कोपचे में तोड़ो, तभी ये साले बताएंगे कि इनके साथी और लूटा हुआ 3 करोड़ 43 लाख का माल कहां गायब किया है। सब और ये सवाल भी हैरान कर देने वाला था कि उन उठाई गिरे चोरों ने उस बैंक रॉबरी को अंजाम कैसे पहुंचाया होगा जिन्हें उस चोरी की गाड़ी में पकड़ा गया था। गाड़ी चोरी करने का अपराध तो वो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि उन्होंने बैंक को भी लूटा था। तो फिर बैंक लूटने के लिए बनाई गई सुरंग का इतना परफेक्ट नक्शा और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए इतना क्लीन रोड मैप किस शातिर दिमाग ने तैयार किया था कि असल लुटेरे कौन थे, इसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण पुलिस के पास नहीं था। क्या उन लुटेरों में सिर्फ ये 4 लोग थे, या फिर कई और भी थे जो अब तक नजर में नहीं आए थे? चल उठ उठ। उस्मान फहीमुद्दीन शेख, सुना है तेरा बाप फहीमुद्दीन शेख मानखुर में मच्छियां बेचता था। तू 23 का था जब तूने एक ज्वेलरी शॉप खोल डाली थी। वहां भी तू लूटा हुआ सोना बेचता था, अब बैंक लूट लिया। बोल लूटा हुआ माल कहाँ रखा है, बोल दे। हाँ तो 23 साल जो किया उसका 5 साल सजा काटा ना मैं। अभी खाली चोरी की गाड़ी में पकड़ा गया हूँ, तो आप भी डाल दो 2 साल के लिए। वो शाना बनता है तू। हाँ, कट्टू, अज्जू और मोमिन ने सब बोल दिया है। कमीने है वो, अपना पल्ला झाड़ने के लिए मेरा नाम बोल दिया होगा। मैं नहीं जानता उनको। ठीक है, इसकी बीवी को उठा, फरीदा, उससे बोलवाएंगे हम लोग कि लूट का माल कहाँ रखा है। फरीदा कुछ नहीं जानती साहब। अच्छा, मतलब तू सब कुछ जानता है। बोल माल कहाँ छुपा रखा है, बोल। नहीं बोलेगा, तेरी बीवी फरीदा को उठा के लेके आएंगे हम। लंबी पूछताछ होगी, टाइम लगेगा। सोच ले तेरी बेटी का क्या होगा, सोचा है? इस बार तो 3 साल बाद आए हो तुम, और तुमने सोच ही लिया होगा कि तुम्हें वापस जाना ही है। शमीना बेटा, तुम चाबी से मत खेलो। तो कब जा रहे हो तुम? क्या फरीदा, बस आते ही मेरी खिंचाई चालू मत कर तू है। पूरा मोहल्ला मुझे लुटेरे की बीवी कहता है, शमीना को लुटेरे की बेटी कहता है।
मेरी जिंदगी तो तुमने दोज़ख कर ही दी है। कभी शमीना के बारे में सोचा है तुमने? मैं रोज रोज जेल जाके थक चुका था साहब, ऊपर से बीवी की किचकिच और पैसों की किल्लत। तो सोचा इस बार बड़ा हाथ मारता हूँ, पूरा जिंदगी बदल जाएगा। इस बीच मेरे को सोनीपत के एक रॉबरी के बारे में मालूम पड़ा। वो लोगों ने 120 फुट का सुरंग खोद के लॉकर लूटा था साहब। सोनीपत के बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए यही वो सुरंग है जो चोरों ने बनाई थी। उस केस को स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि लॉकर रूम में सीसीटीवी होता ही नहीं है साहब। तो सोनीपत रॉबरी से तुझे एलएनसी बैंक के लॉकर लूटने का आइडिया आया? क्या करूं साहब, ये शैतानी खोपड़ी में यही आइडिया आता है। माना क्या आइडिया तेरा था, लेकिन कट्टू, अजूर, मोमिन के अलावा और कौन प्लान में था? और लूट का माल कहाँ है? सर, उस्मान शेख ने लूट के माल से अज्जू को 5 लाख, मोमिन को 6.5 लाख और कट्टू को 10 लाख का सोना दिया था। इन लोगों ने अपना माल जहां जहां छुपाया था वहां से 80% माल बरामद हो गया। लेकिन लूट तो 3 करोड़ 43 लाख की हुई थी, जहां हमने छापा मारा। कट्टू, मोमिन और अज्जू के बयान के मुताबिक जो लुटेरे हैं उनमें से 5 यूपी से है और 1 वेस्ट बंगाल से। मैंने यूपी और वेस्ट बंगाल के पुलिस को उनके सारे डिटेल्स भेज दिए हैं। गुड। 2.5 साल पहले मैंने सुरंग खोद के बैंक लूटने का प्लान बना डाला था, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने वाले उम्दा साथी अभी भी जेल में थे सर। जो इस बैंक रॉबरी में शामिल थे उन सबका ठिकाना बोल दे पहले। वो लोग की तरह मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सबके सब मुंबई से बाहर हैं। मुंबई के बाहर कहाँ? मालूम नहीं साहब। इनका नाम क्या है? बुद्धन है और ये लल्लन, लेकिन ये मेरे आदमी नहीं है। बद्री लेके आया था इन लोगों को। 2 लोग और थे साहब, एक हरदयाल और विष्णु। ये लोग को भी बद्री लेके आया था यूपी से। और वो वेस्ट बंगाल का अशफाक, वो कहाँ है? अशफाक और बद्री के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम। इन सब क्रिमिनल्स को इकट्ठा करके लूट का गैंग चला रहा था ना तू? हाँ, अज्जू और मुबीन तो मेरे साथ पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन 10 साल पहले जब भी मैं जेल में था तब मेरा मुलाकात अशफाक, बद्री और कट्टू से हुई थी। हम लोगों में बद्री सबसे ज़्यादा डेंजर था। हम लोग तो चोरी के चार्ज में अंदर गए थे, लेकिन वो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में अंदर गया था। ऐसी मैंने तिजोरी का ताला तोड़ा, साले ने मुझे देख लिया, मैंने वही सर फोड़ के साले को बेहोश कर दिया और उसके बाद सब कुछ आराम से लूटा। तफरी मार के चुपचाप चला गया वहाँ पर। 7 साल पहले जेल से आने के बाद सबसे पहले हम सब ने हाथ मिलाया, अपना गैंग बनाया। अशफाक एक अच्छा ड्राइवर था। अशफाक ने गाड़ी चोरी की। उसका नंबर बदलने के बाद पहली बार हम लोगों ने थाने में एक फ्लैट में चोरी की थी। उसके बाद तो हम लोग पूना, सूरत, अहमदाबाद ऐसे कई शहरों में रेकी करते रहे। ऐसे घर की तलाश करते रहे जहां लूटने में कोई लफड़ा न हो। हम लोग 15-15 दिन तक बाहर रहते थे, लूटपाट करते थे और वापस मुंबई आ जाते थे। और जब ही हमने गैंग बनाया था तब डिसाइड किया था कि चोरी के बाद अगर हमारा कोई साथी पकड़ा जाए तो उसे ज़मानत पे बाहर निकालेंगे। और जब मैंने बैंक लूटने का प्लान बनाया तब तक अशफाक अंदर हो चुका था। मैंने सबसे पहले उसको ज़मानत पे बाहर निकाला। अरे दादा सलाम। सलाम दादा। सलाम सलाम सलाम। सोनीपत के बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए यही उस्मान दादा प्लांट অনেক ভালো। আমি কি ভাবছি कि अगर आप बद्री भैया को भी अगर बाहर बुला लोगे ना तो अनेक मजा आ जाएगा। मतलब उनको बहुत अच्छा आइडिया है कि कैसे गड्ढा वड्ढा करते, कैसे नक्शा बनाते। बद्री अन्ना को गैर जमानती सजा हुआ है। 2 साल से पहले वो बाहर नहीं आएगा। हम लोग को ये मालूम था कि ये काम बद्री के बिना हम लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए हमने 2 साल तक उसके बाहर आने का इंतज़ार किया। और 2 साल बाद जब बद्री बाहर आया तब मैंने उसे सोनीपत का वो बैंक रॉबरी का वीडियो दिखाया। जेल में रह के कुछ पता ही नहीं चलता, सोनीपत में इतना बड़ा कांड हो गया। कौन सा गैंग था ये? अरे साले, सुरंग खोदने के 15 दिन के अंदर पकड़े गए। लेकिन मैंने ऐसा प्लान बनाया ना कि पुलिस भी सोचेगी कि बाप है अपन। और अन्ना, मैं तो बैंक भी ढूंढ लिया है। वो साकी नाका में ना एक बहुत बड़ा बैंक है, उधर का बाजू वाला गली में ना रात में कोई आता जाता भी नहीं है। एक रात में सुरंग खोदेगा कट्टू। उस्मान भाई, ये प्लान है आपका? एड़े
पेड़ा खाना है ना तो मेरा पूंछ पकड़ के चल, दिमाग मत लगा, वो मेरे को लगान दे। बैंक कौन सा लूटना है? पिछले 2 साल से साला वही बैंक ढूंढ रहा हूँ मैं, जिधर सुरंग बना के जाया जा सके, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो ठीक है, अब हम आ गए, बैंक ढूंढते हैं, जैसा मांगते हो वैसा। अक्टूबर 2014 में हुई सोनीपत टनल बैंक रॉबरी से प्रभावित होकर अक्टूबर 2017 में हुई बोरीवली बैंक रॉबरी वो नहले पे दहला थी जिसका असली स्क्रीन प्ले तो अभी केस फाइल में लिखा जाना बाकी था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला सवाल यह था कि एक असंभव सी लगने वाली बैंक रॉबरी को कैसे संभव बना दिया गया कि इसे एक वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड क्राइम की सुर्खियां मिली। इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।